स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम करेंगे आपका कुरुक्षेत्र, जो आपकी फरवरी महीने की जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसका हम एनालिसिस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि योजना एंड कुरुक्षेत्र, इन दोनों मैगजीन का हम एनालिसिस करते रहते हैं। फरवरी महीने की योजना मैगजीन का एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है, और ये जो फरवरी महीने की कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आई थी वो रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर में है। मैंने आपको कई बार हर सेशन में कई बार ये समझाने की कोशिश करी है, जो ये मैगजीन्स होती हैं ये क्या होती हैं, पर्टिकुलर इशू बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको एड्रेस करते हुए ये मैगजीन पूरा का पूरा कवर करेगी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे रूरल एरिया में कैसे कैसे हेल्प कर रही है, कैसे इंडिया के अंदर में हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में जा रहे हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, और ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है कि P2I अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपको कुछ भी परेशान नहीं होना, सब कुछ इस बैच में मिलेगा। और सबसे खास बात क्या है, इस बैच का रेजिडेंशियल प्रोग्राम कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर होता है, उसके बाद में आपको जो भी तैयारी करनी है, जैसी भी तैयारी करनी है मेंस के लिए, आप स्टडी IQ IAS के कैंपस में रहिए, वहां पर रहिए, पढ़ाई करिए, खाइए, सारी क्लास सब कुछ ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। तो ये बैच आपको 29,999 में, यानी कि 29,999 रुपये मिल जाएगा, बशर्ते आप क्या कोड यूज़ करते हैं, PERT लाइव कोड यूज़ करते हैं। इसका जो क्लासेस हैं ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 31 मार्च को इसके अंदर में एडमिशन क्लोज हो जाएगा इस बैच पे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी दोस्ती NCERT का बैच है, 100 डेज में NCERT कंप्लीट करिए। आप जानते हैं NCERT बहुत स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें PERT लाइव। एंड बहुत लोगों की रिक्वेस्ट के बाद में कि सर हम 2024 में अटेम्प्ट नहीं देना चाहते, 2025 में देना चाहते हैं, और उसके लिए कोई P2I इंटरव्यू वाला प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आइए। तो 2025 के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। 3 ईयर प्रोग्राम है इसके अंदर में, 2025 के लिए इसको लॉन्च किया गया है, और इसकी कॉस्ट है 35,999। PERT लाइव कोड यूज़ करना है। 5 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप स्टडी IQ में कुछ भी परचेज करते हैं, कोड क्या यूज़ करना है, PERT लाइव ही यूज करना है। ठीक है, इस सेशन की PDF और सारी सेशंस की PDF आपको कहां मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। UPSC विद प्रशांत ये यूजर नेम है, प्रशांत तिवारी टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो सबसे पहला टॉपिक अगर हम करने की कोशिश करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए, आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट होती रहती है, लेकिन वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और वो किससे इंश्योर हो सकती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के द्वारा ही हो सकती है। तो यहां से आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारी कोई ना कोई हर प्रकार से एनर्जी की डिमांड होती है, और वो एनर्जी को हम किससे फुलफिल करते हैं, फॉसिल फ्यूल से करते हैं। जैसे अगर अभी यहां पर लाइट जल रही है, ये बोर्ड चल रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या एनर्जी है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए क्या हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं। आप यहां से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, पेट्रोल, डीजल, ये फॉसिल फ्यूल है। तो ये क्या है, इसको रिप्लेस करना, यानी कि अगर आपको फ्यूचर की तरफ में देखना है तो कैसे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का यूज हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि यहां से एक और चीज समझ में आती है, फॉसिल फ्यूल के यूज से मेरे दोस्त एमिशन होता है, एंड एमिशन ग्लोबल वार्मिंग करता है। एंड वो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अल्टीमेटली क्या करेगा, जो कुछ आपने डेवलप किया है, जो कुछ आपने बनाया, उन सभी को क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो इसलिए टॉपिक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये कॉन्सेप्ट है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू जाना है। तो अगर इंट्रोडक्शन आप देखने की कोशिश करें तो जैसे जैसे डेवलपिंग नेशन भारत जैसा है, हमारे यहां पर एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। मैं ऑलरेडी बार बार आपको कई बार कहता हूं, क्योंकि आप खुद सोचिए,
आपको कंस्ट्रक्शन करना है, अभी तक मान के चलिए आपने लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड होगी, कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की डिमांड होगी। हर प्रकार से आपके क्या है, एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है। एंड कहा जा रहा है आने वाले समय में, क्योंकि हमारा पीक जो डिमांड है वो अगले 30 साल में, यानी कि डिमांड और ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए हमेशा से कहा जा रहा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देखना है एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखना है, क्योंकि हमारी डिमांड को फुलफिल अगर करना है तो हम रिन्यूएबल एनर्जी से करें, ना कि क्या करें, फॉसिल फ्यूल से करें। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेस चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो अभी हैं उनके अलावा हमें चाहिए, जिससे क्या हो, क्लीन एनर्जी। मैंने ऑलरेडी बार बार कह रहा हूं, क्लीन एनर्जी का मतलब क्या, जिससे एमिशन ना हो, एमिशन नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें। और ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई तो हम काफी हद तक से कह सकते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको मैंने ऑलरेडी एक प्रस्तावना बना दी है कि हमारा देश डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग नेशन में आने वाले समय में एनर्जी की डिमांड होगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम हमेशा, और हमारी कमिटमेंट है कि हमें क्या करना है, क्लीन एनर्जी चाहिए। भारत ने कहा है कि हम वर्ल्ड को लीड करने के लिए तैयार हैं क्लीन एनर्जी के मामले में। तो हमने कहा हमें क्लीन एनर्जी, यानी कि हमें ऑल्टरनेटिव चाहिए जो एग्जिस्टिंग फ्यूल है, जिससे ना सिर्फ डेवलपमेंट हो, लोगों की नीड फुलफिल हो, बल्कि वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो यूनाइटेड नेशन उसको क्या डिफाइन करता है, इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स, ये उस प्रकार की डेवलपमेंट जो अभी आपकी नीड को, प्रेजेंट वाली नीड को क्या करे, फुलफिल कर ले, विदाउट हार्मिंग, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन। आज जो अपनी आप डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप अपनी डिमांड को फुलफिल करते समय फ्यूचर जनरेशन के पास में जो चीजें होनी चाहिए उनको खत्म कर दें। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है कि इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, अब स्केल, स्प्रेड एंड पेस ऑफ डेवलपमेंट, कितना बड़े लेवल पर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितनी तेजी से आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके कारण में डेवलपमेंट से क्या है, एक इनएविटेबल चैलेंज आता है, जहां पर ह्यूमन चाहता है कि हम नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहें। तो कई बार क्या होता है, उसको छूते समय पर हम कई बार एनवायरमेंट, जो नॉर्मल इकोसिस्टम है, क्लाइमेट, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि कैसे एक बैलेंस बनाया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एंड नई नई ऊंचाइयों को छूने के अंदर में। तो प्लीज याद रखिएगा। और इसी की कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी सेक्टर। और एनर्जी सेक्टर के अंदर में हम बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें। द यूज ऑफ रिन्यूएबल्स हैज स्कोप इन द एनर्जी सेक्टर प्राइमरली ड्यू टू द फैक्ट दैट एनर्जी इज द मेन ड्राइवर इन ऑटोमेशन। ठीक है, तो आप देखें, अगर इंडिया इस समय पर देखा जाए 9000 बिलियन यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस पर्पस यूज कर रहा है। अब आपको सोचिए, अगर इतनी एनर्जी, इतनी यूनिट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या है, किसी ऐसे सोर्स से आएगी जहां से क्या होगा, एमिशन ही हो रहा होगा, तो ये क्या है, ना ही प्रेजेंट टाइम पर उस देश के लिए सही है, ना ही वर्ल्ड के लिए सही है। इसीलिए आप देखेंगे अबाउट 47% ऑफ टोटल एनर्जी कहां से आती है, कोल से आती है, 31% कहां से आती है, क्रूड ऑयल से आती है, एंड 15% कहां से आती है, इलेक्ट्रिसिटी से आती है, हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू, एंड 8% नेचुरल गैस के थ्रू। प्लीज ये फैक्ट याद रखिए, क्लासिफिकेशन कई बार पूछा जा सकता है। तो इसीलिए क्या है, कई बार से कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, जल्द से जल्द शिफ्ट करना है, किसकी तरफ में, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में शिफ्ट करना है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल का इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ के ऊपर में। आप सोचिए, अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर में पड़ रहा है। अब कार्बन का एमिशन हो रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक्सटिंक्शन तो है ही भाई, कोई चीज लिमिटेड है ना, फॉसिल फ्यूल तो लिमिटेड है, कभी ना कभी तो जाकर क्या होंगे, खत्म होंगे। तो ये भी चैलेंज है। प्लस में एनवायरमेंट को अगर नुकसान होगा उसको है। आप ये देखिए, मैंने आपको कई बार समझाया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है हेल्थ के लिए, और ना सिर्फ हेल्थ के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से सबसे बड़ा एक और थ्रेट है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जितनी पैदावार ही नहीं होगी जितनी आपकी डिमांड है, तो क्या फूड सिक्योरिटी का इशू है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर और क्या क्या इशू है, ये तो एक तो हमने ये देखा फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा आप ये देखिए कि आप फॉसिल फ्यूल को जब आप यूज करते हैं तो जो सप्लाई नेशन है,
आप उनके ऊपर में क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। वहां पर अगर कोई इशू होता है तो आपकी कंट्री में भी उसका असर देखने को मिलता है। जैसा आप सभी जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हुई। रशिया क्योंकि क्या है, बहुत बड़ा सप्लायर है, तो उसके कारण में क्या हुआ, यहां पर भारत में इन्फ्लेशन, भारत में अनसर्टेनिटी, यानी कि सप्लाई नेशन के अंदर में कोई डिस्ट्रेस होता है तो कंज्यूमर कंट्रीज के ऊपर में भी उसका असर पड़ता है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। 2022 की अगर रिपोर्ट देखी जाए लैंसेट की, तो ये क्या कहता है, कहता है कि क्लाइमेट चेंज, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगातार, वो आपके इन्फेक्शन डिसीजेस उससे बढ़ रही हैं। पॉपुलेशन उसके कारण में क्या है, हायर रिस्क में है। एपिडेमिक्स ऐसे, जैसे आप अभी पैंडेमिक से जूझे हैं, क्या है आपका कोविड से, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं अगर ऐसे ही क्लाइमेट चेंज होता रहेगा तो आने वाले समय में इन्फेक्शियस डिसीजेस और ऐसी बहुत सारी एपिडेमिक्स जो छोटे छोटे एरिया में क्या है होती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए अपने को क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में जाना चाहिए। और अगर भारत की तरफ देखा जाए तो भारत के अंदर में दोस्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप वाटर की बात करें, आप विंड की बात करें, सोलर की बात करें, आप क्या नाम है टाइडल की बात करें, आप जियोथर्मल बात करें, आप बायोमास बात करें, हर जगह पर हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मेजोरली हमें उस पे एनवायरमेंट पे नजर नहीं आते। तो भारत को अगर देखा जाए पावर सरप्लस नेशन है, जहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ ओवर 4 लाख मेगावाट हमने क्या किया है। और अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पावर जनरेशन है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो। क्या हो, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए भारत के अंदर में देखा जाए थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का। ये प्लीज पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के समय पर अगर देखा जाए तो भारत वर्ल्ड के अंदर में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का। ये कितनी बड़ी खास बात है। यहाँ पर 42% ऑफ आर इंस्टॉल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो कहाँ से आती है, नॉन फॉसिल फ्यूल से आती है। और यही एक सबसे बड़ी क्या है, कड़ी है भारत की। अगर आप देखेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए एक ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्योंकि भारत सोलर एनर्जी के एक पोटेंशियल को क्या करना चाहता है, उसको यूज करना चाहता है, प्लस में वर्ल्ड को भी साथ में लाना चाहता है। तो भारत ने और फ्रांस ने 2015 में एक साथ मिलकर क्या किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्या किया था, स्थापित किया था। ये कहां पर है, इसका हेड ऑफिस कहां पर, हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज प्लीज पॉइंट नोट कर लीजिए। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में कई सारी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सबसे पहला विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आप क्या करिए, जो लैंड यूज नहीं हो रही या फिर क्या करिए ऑफ शोर, बहुत जहां पर बिल्कुल समुद्र के पास में, वहां पर क्या करिए ऐसे ऐसे विंड फार्म्स लगा दीजिए, जिससे ये रोटेट करें और फिर क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है कहां पर आप विंड के थ्रू पावर एनर्जी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, ये प्लीज पॉइंट को नोट करते रहिए, सारे के सारे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या कर रही है, लगातार प्रोमोट करिए कि कैसे विंड पावर प्रोजेक्ट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए, कैसे उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट आए, कैसे लोग क्या करें उसके अंदर में उसको डेवलप करना शुरू करें। दूसरा है हाइड्रो पावर। अब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना सिर्फ और सिर्फ कोयले से थोड़ी करना है, एक हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे डैम लगाना, बड़े बड़े डैम लगाना, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाना, जहां पर आप पम्प्ड स्टोरेज लगाना। आप जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में हम लगा रहे हैं, वहां पर भी वो चल रहा है ना, इशू चल रहा था। तो ये पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में। दूसरा अगर देखा जाए, हाँ इसका एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर रखिएगा, however only less than 30% of this is presently exploited despite having long life। ये चीज हर कोई कह रहा है कि भारत के पास में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो एनर्जी का यूज करने का बहुत बड़ा एक मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी तक हमने फुल्ली उसको यूटिलाइज नहीं किया है। दूसरा अगर देखें बायोफ्यूल, बायोफ्यूल आप देखते हैं जिसके अंदर में बायोडीजल एंड बायो इथेनॉल, ये दो बायोफ्यूल का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक इस समय पर प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। बायोफ्यूल होता क्या है कि आप किसी बायो प्रोडक्ट से अगर आप फ्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायोफ्यूल्स बोलते हैं। उसकी दो कैटेगरी, बायोडीजल एंड बायोडीजल और एथेनॉल। एथेनॉल कैसे बनता है, ऑलरेडी बहुत बार हमने पढ़ा कि शुगर केन से बनाना, आप राइस उससे बनाना, बीट रूट से बनाना, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और आपको पता है कि हमारा टारगेट है क्या,
कि 2025 तक हमें क्या करना है, पेट्रोल के साथ में क्या करना है, एथेनॉल को ब्लेंड करना है। कितना परसेंट? 20%। कितना? 20% हमने एथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है। अभी कितना है हमारा? 10% हो चुका है, हम 10% की अचीव कर चुके हैं। तो ये भी बहुत बड़ी क्या है हमारे लिए, क्योंकि हमने लॉन्च किया 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, जिसके अंदर में हमने पहले जो टारगेट लिया था, क्या किया था हमने? पहले जो टारगेट लिया था वो 2030 लिया था, लेकिन लास्ट ईयर हमने क्या किया, इसको दोबारा से आगे की तरफ ले आए और हमने बोला कि भाई साहब अब क्या करेंगे, 2025 तक ही हम क्या करेंगे, 20% को अचीव करेंगे। प्लीज ये फैक्ट भी याद रखते रहिए और एग्जाम में तो आपको हेल्प करेंगी। तो पेट्रोल और डीजल जिसमें 20%। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बड़ा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, बड़ा कंफ्यूज करा जा सकता है आपको कि पेट्रोल में कितना परसेंट है, डीजल में कितना परसेंट। तो यहां पर देखिए, मैं आपको आपके सामने जो इमेज है वो किस चीज की आपके सामने रखी हुई है कि 20% पेट्रोल के अंदर में एंड 5% डीजल के अंदर में। ये प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी दोस्तों ओशन के अंदर में जो वेव्स हैं उनके थ्रू एनर्जी को हम डिराइव कर सकते हैं। उसको हम ओशन एनर्जी भी बोलते हैं, वेव एनर्जी भी बोलते हैं, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, बहुत सारे प्रकार की बहुत प्रकार की एनर्जी है जिसके अंदर में हम ओशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस प्रकार का चाहिए, इसलिए हम अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन इंडिया के अंदर में भी इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये क्या है, थ्योरेटिकल पावर पोटेंशियल क्या है टाइडल और वेव का, अगर देखा जाए 12,455 मेगावाट है एंड 41,300 मेगावाट, इतना पोटेंशियल। लेकिन अभी तक हम इस पोटेंशियल को क्या है आगे की तरफ में नहीं लेकर जा पाए। क्यों? क्योंकि मतलब देखिए, आप देखते होंगे कि अर्थ के अंदर में हॉट स्प्रिंग होता है ना, गर्म पानी, आपने कई बार देखा होगा कि गर्म पानी आता रहता है। तो वहां से थर्मल एनर्जी का यूज करना क्या है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, इज ए सोर्स ऑफ हीट स्टोर्ड इन अर्थ्स क्रस्ट, जिसको हम वहां से यूज करेंगे। तो अगर आप देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है कि 10 गीगावाट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है जियोथर्मल एनर्जी से। इतने सारे हमारे पास में ऑल्टरनेटिव हैं, ठीक है। अब एक और चीज मतलब कनेक्ट कर लीजिएगा, चूंकि हम फॉसिल फ्यूल का, चूंकि हम डीजल का यूज करते हैं इसमें एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो इस कारण से हम क्या करते हैं, ओवर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कई बार ग्राउंड वाटर को। ये पॉइंट नोट करिएगा। एंड ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन ये आपका फूड सिक्योरिटी से भी एक बहुत बड़ा क्या है, कंसर्न बन सकता है। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना ये फंडामेंटल क्या है, इस समय पर बहुत बड़ा एक पॉलिसी के अंदर में एपी सेंटर कह लीजिए पॉलिसी के अंदर में। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर आप कभी भी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड एवरी ईयर टू द एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है, अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट देश में या क्या ना भारत के अंदर में देखा जाए तो 61.6%, और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमने बहुत सोलर पैनल की बात करी, हमने कहा कि फॉसिल फ्यूल का यूज़ ना हो एग्रीकल्चर फील्ड में, प्लस में हमने पर ड्रॉप मोर क्रॉप ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये सिर्फ एक टॉपिक था तो मैंने आपके साथ कनेक्ट कर लिया कि आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कि क्या है वे फॉरवर्ड, क्या होगा इस पूरे चैप्टर से समझ में आता है कि जी हाँ, हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले समय में ऐसे ही एनर्जी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। अब एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस हिसाब से प्लानिंग करें कि उस डिमांड को भी हम फुलफिल कर सकें, लेकिन साथ में नेचर को, नेचुरल इकोसिस्टम को एंड इस एनवायरनमेंट को हम खराब ना करें, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि प्रेजेंट की नीड भी पूरी हो जाए एंड फ्यूचर की नीड खत्म ना हो। ऐसा ना हो ना कि आप अभी तो जम के इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लें कोयले से, और जब हमारे बच्चों के बच्चे हों 4-5 जनरेशन का, तो वो कहें जी कोयला ही नहीं है, अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पाएँ। तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इस समय पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इजी मेंटेनेंस है, यूजफुल लाइफ है उसकी। अगर आप कन्वेंशनल एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी एक विन विन सिचुएशन है, बशर्ते उसमें ज़रूरत मतलब उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा मोर एनर्जी हम कर सकते हैं और लेस स्पेस के अंदर में उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कम एनर्जी मतलब छोटे से स्पेस के अंदर में हम ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करें,
ये कैसे हो सके, इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें पावरिंग ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑलरेडी मैं इसकी आपको हिंट दे चुका हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में भी एनर्जी की डिमांड होती है, एनर्जी की भी नीड होती है अलग अलग प्रकार से। जैसे आप मान के चलिए खेतों की जुताई करनी है, उसके लिए भी एनर्जी की डिमांड है। आपको खेतों की सिंचाई करनी है, उसके लिए भी एनर्जी की डिमांड है। तो पावरिंग ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर दोस्त हमारी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारी 2/3 जो वर्किंग पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर में, वो यहीं पर ही काम कर रही है। आप खुद सोचिए, हमारे देश के 2/3 जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है वो खेतों में काम कर रही है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही है। एंड अगर नेशन की जीडीपी में देखा जाए तो 15% नेशनल जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है किसका, एग्रीकल्चर फील्ड का। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स है किसका, रॉ मटेरियल का। अगर नहीं मिले, एग्रीकल्चर हो ही ना, तो आप खाएंगे क्या। और एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर में देखा जाए, हम धीरे धीरे, ये देखिए इकोनॉमी में भी कितना हेल्प कर सकता है, ना सिर्फ लोगों को खाने पीने के लिए। अगर आप अच्छा प्रोडक्शन करें, क्वालिटी प्रोडक्शन करें, तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ग्लोब के अंदर में, जिससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में मेनली सिंचाई के लिए, वैसे कई सारी फील्ड है, कई सारे टॉपिक्स के लिए, लेकिन जो मेनली सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए एनर्जी की हमें डिमांड होती है। और अगर एक एस्टिमेट देखा जाए, एग्रीकल्चर हमारे देश के अंदर में 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्त, बहुत बड़ा पॉइंट है। आप खुद सोचिए, हम इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोयले से। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो रही है उसमें 20% इलेक्ट्रिसिटी किसको चाहिए, एग्रीकल्चर फील्ड को चाहिए। तो इसलिए इसका क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्लस में अगर आप देखेंगे, आपने 9 मिलियन डीजल पंप लगाना, जिससे आप हार्वेस्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, प्लस में क्या है, आपने पंप लगाए हुए है ना, वो भी एक बहुत बड़ा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एनर्जी कंजम्पशन को आप कैसे कम करें। देखिए दो ऑब्जेक्टिव है कि आप एनर्जी कंजम्पशन को भी कम करें, और जितना एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है उसके लिए क्या कोई और ऑल्टरनेटिव लेकर आया जा सकता है क्या। तो इसीलिए देखेंगे, एनर्जी कंजम्पशन एट दिस हाई लेवल हैज रेज्ड कंसर्न इन व्यू ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बाय लेस देन 40%। अब भारत ने कहा है कि भाई 2030 तक हम क्या करेंगे, कार्बन की जो इंटेंसिटी उसको कम करेंगे 40% तक। लेकिन आपके एग्रीकल्चर फील्ड जहां पर 2/3 पॉपुलेशन ही क्या कर रही है, काम कर रही है, वहां से अगर इतना हो रहा है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न आता है। इसीलिए गवर्नमेंट लगातार फोकस्ड है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में कैसे यूज किया जाए। एंड ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने के कारण में किसान की एक तो इनपुट कॉस्ट कम हो, प्लस में अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा प्रोड्यूस कर ले तो क्या करे, उस सरप्लस एनर्जी को क्या करे, सेल करे, जिससे उसके पास में एक्स्ट्रा इनकम भी आए। ये भी एक ऑप्शन है। तो जैसे आप वहां पर देखें, अब अलग अलग रिसोर्सेज हैं, जैसे बायोगैस, बायोगैस प्लांट लगाना जहां पर आप हाई कैलोरीफिक वैल्यू गैस को प्रोड्यूस करें ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके, जैसे जो गोबर होता है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, पोल्ट्री ड्रॉपिंग है, नाइट सॉइल, सारी ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट, इन सबको आप क्या करें, कन्वर्ट करें किसके अंदर में, हाई कैलोरीफिक वैल्यू गैस के अंदर में कन्वर्ट करें। अब आप अगर देखें, अगर 5 मिलियन बायोगैस गैस प्लांट्स हैं अगर देखा जाए इस देश में हमारे, तो बायोगैस रॉ मटेरियल के रूप में किसको यूज करता है। फिर हम बायोगैस को कहाँ यूज कर सकते हैं, आपने गैस बनाई और उसके बाद में आप क्या ज़्यादातर यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर में, कुकिंग के लिए, लाइट के लिए, ये सब चीज़ों के अंदर में यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, बायोमीथेन बना सकते हैं जो आपके फ्यूल और इसमें काम आ सकता है। इवन जो बच गया उसको आप क्या यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर, सॉइल अमेंडमेंट, लाइफ स्टॉक फीडिंग, इन सब के अंदर में भी काम कर सकते हैं। मतलब क्या है, जो गाय भैंस का बच गया, क्रॉप बच गए, वेस्ट वाटर है, फूड वेस्ट, इन सभी को एक तरफ लेकर आइए, यहाँ पर डाइजेस्टर के अंदर में रखिए, उससे क्या बना, बायोगैस बना। बायोगैस को आपने यूज कर लिया, इधर यूज कर लिया, बाकी जो बच गया उसके अंदर से भी उसको आप एज ए खाद यूज कर सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ बायोगैस से, ठीक है। तो अगर देखा जाए, इट इज यूज्ड इन डीजल इंजन टू सब्स्टिट्यूट डीजल अप टू 80%। बायोगैस का यूज किया जा सकता है बायोगैस इंजन के द्वारा,
ठीक है, तो आप यहां से क्या चीज समझ में आ रही है कि अब जैसे जो स्लरी निकला, जो वेस्ट निकला बायोगैस प्लांट से, वो अपने आप में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट एनरिच होता है। तो अगर आप उसका यूज करेंगे खेती के अंदर में तो सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करेगी। अब सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करेगी तो आप फर्टिलाइजर, केमिकल, इनका यूज नहीं करेंगे, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारी सबकी हेल्थ पर होता है। इसीलिए आप देखेंगे पीएम प्रणाम स्कीम हमने क्या करी, लॉन्च करी ना बजट सेशन के अंदर में, जहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हम स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करेंगे कि भाई आप कोई और ऑल्टरनेटिव देखें। तो एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है बायोगैस प्लांट, ठीक है। अगला अगर देखें, जैसे इसीलिए आप देखेंगे गोबर-धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इस स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि विलेजेस को कैसे क्लीन रखा जाए और वहां से क्लीन एनर्जी को कैसे, क्या है, जो वेस्ट निकला है उससे कैसे क्या किया जाए, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। जैसे आप देखें गोबर धन, गोबर से कैसे धन को बनाया जाए। गोबर अपने आप में क्या है, एक धन है, ठीक है। तो एक कंप्रेस्ड बायोगैस, ये क्या है, प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ बायोगैस है। बायोगैस आपको मिल गया, उसको क्या करें, आप कंप्रेस करें और उसको प्यूरिफाई कर दें, ठीक है। जहां पर 98% सिर्फ और सिर्फ, प्लीज याद रखिएगा क्या है, 98% क्या है, इसके अंदर में मीथेन है। एक क्लीन फ्यूल के रूप में इसको आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, सिलेंडर के अंदर में यूज कर सकते हैं। इसी के लिए आप देखेंगे एशिया का लार्जेस्ट प्लांट लगा है कहां पर, संगरूर, पंजाब के अंदर में, एफडीआई इन्वेस्टमेंट के साथ में। मतलब आप समझ रहे हैं कि चीजें कैसे कैसे आपस में इंटरलिंक हो रही हैं। कि आप ये देखिए कि आपने बायोगैस बनाई, अब बायोगैस से आप क्या करें, उसको कंप्रेस बायोगैस बनाने, जो आप ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज कर सके। तो किसान को तो फायदा ही हो रहा है ना कि भाई आपको पेट्रोल यूज नहीं करना पड़ रहा, आपको डीजल यूज नहीं करना पड़ रहा, आप क्या कर रहे हो, आपकी कॉस्ट कम हो रही है। प्लस में जो बच गया आप अपनी खेत में यूज कर लो, जिससे क्या हो गया, आपको फर्टिलाइजर परचेस करने की, फर्टिलाइजर नहीं परचेस करेंगे, साथ में लोगों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, सॉइल की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। प्लस में आपने क्या किया, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया। तो रिन्यूएबल एनर्जी की कितने रिसोर्सेस, ऐसी बायोमास। बायोमास क्या है, बायोमास हो गया बायोमास मटीरियल यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। जैसे आप बैग एसेस देख लेंगे, राइस हस्क देख लेंगे जो बच जाता है, स्ट्रॉ देख लेंगे, क्रॉप वेस्ट, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, इन सभी को आप क्या करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ओवर 800 बायोमास पावर एंड बैग एसेस, नॉन बैग एसेस को जनरेशन प्रोजेक्ट बनाए गए, को जनरेशन प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प के साथ में, प्लस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ में भी। तो ये क्या है, उसके अंदर भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो बायोमास से जो पावर जनरेट होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, क्या नाम है, और दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। प्लस में एक और चीज़ आप देखिए कि राइस हस्क का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आप तो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि अपने आप में क्या है, चीपर है और काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, इको फ्रेंडली है। इरिगेशन यानी कि सिंचाई की फैसिलिटी के अंदर में अगर मान के चलिए सिंचाई के लिए कम पैसा लगेगा, क्या होगा, पैसा कम लगेगा, तो अपने आप ही क्या होगा, फार्मर की इनपुट कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट करते रहिए साथ के साथ में, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सोलर एनर्जी का भी यूज़ एग्रीकल्चर फील्ड में किया जा सकता है। सोलर वाटर पंप लगाए जा सकते हैं, सोलर ड्रायर लगाए जा सकते हैं, सोलर डस्टर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा थ्रेशर लगाए जाते हैं, पंप लगाए जाते हैं, तो उनके अंदर में डीजल का यूज़ होना बहुत ज़्यादा होता है, प्लस में पंप के अंदर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो वहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाए, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा तो क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ है। प्लस में क्या है, अगर आप एक्स्ट्रा अगर प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट करते रहिए, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में, मतलब आप एक एक सेक्टर को देखना शुरू करिए। अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड को ही टारगेट कर लें कि भाई इसके अंदर में रिन्यूएबल एनर्जी का हमें यूज़ करना है, तो आप देखिए उसके ही अल्टीमेट बेनिफिट हमारे एनवायरनमेंट को भी, हमारी इकोनॉमी को भी, प्लस में फार्मर की फैमिली, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उसके ऊपर ही कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ें, डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेनली हम क्या करते हैं, इसके अंदर पेट्रोल एंड डीजल यूज करते हैं, एंड पेट्रोल और डीजल के यूज के कारण में क्या होता है, कार्बन का एमिशन होता है। तो कैसे इसको डीकार्बनाइज किया जाए। अब आप सभी को पता है इसको डीकार्बनाइज करने के दो तरीके सबसे प्राइमा फेसी हमने क्या है यूज कर रहे हैं, एक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड दूसरा बायोफ्यूल। तो ये इस समय पर आप देखेंगे
और अगर आप भारत के अंदर में देखेंगे, क्लाइमेट चेंज के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में अगर आप देखेंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर में क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज्यादा क्या करता है, कार्बन फुटप्रिंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के थ्रू कार्बन सबसे ज्यादा क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो अगर देखा जाए भारत के अंदर में, तो अगर आप देखेंगे एवरेज कार्बन फुटप्रिंट ऑफ ए पर्सन इन इंडिया अगर देखा जाए तो 0.56 टन पर ईयर है। अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो 4 टन है। ठीक है, तो अगर मतलब आप ये देखिए, हमारे पास में सोशल नॉर्म्स हैं, हमारे पास में ट्रेडिशनल नॉलेज है, डेली हाउस होल्ड की ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, जिनके कारण में अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जन आंदोलन है, लाइफ मूवमेंट है, जिसके कारण में अभी तक हमारा एमिशन वर्ल्ड के दूसरे देशों के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा कम ही रहा है, हमेशा कम रहा है। और इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर में हम ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजीज को लेकर जाएं जिससे हमारा एमिशन कम हो। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वहां पर लगातार गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है। अब अगर गाड़ियां लगातार क्या है, पेट्रोल और डीजल की यूज होंगी, तो उतना ज्यादा क्या होगा, कार्बन का एमिशन होगा। तो कैसे इसको रोका जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड इवन बहुत ज्यादा पुश किया, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत अच्छा क्या है, ऑल्टरनेटिव है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो आप यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपके क्लाइमेट के अंदर में एमिशन नहीं होगा, जिससे क्लाइमेट चेंज के ऊपर में पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, आपका एमिशन कार्बन का कम होगा। दूसरा क्या है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनके लिए भी क्या है, बेनिफिट है, उनकी भी सेल इंक्रीज होगी। एंड तीसरा अगर पॉइंट आप ऐड करें इसके साथ में, और क्या क्या यूज किया हमने यूज किया एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया। एथेनॉल ब्लेंडिंग से भी कहा जा रहा है कि आपका एमिशन कम होगा, प्लस में क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर आप देखें, इंडिया ऑलरेडी द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर्स का ग्लोबली अगर देखा जाए। तो अगर मान के चलिए टू व्हीलर, हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यूज करना शुरू करें तो कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है हमें। ठीक है, अब अगर देखें जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, जो गाड़ियों के प्लेयर्स थे, वो अब धीरे धीरे जैसे डिमांड देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है, तो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं कि हाँ भाई अब हम भी क्या करेंगे, इसकी तरफ जाएंगे। अब इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में जो लिथियम बैटरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और बैटरीज अभी हम ज्यादातर कहां से, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व मिला है, इसको हम बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, ये भी प्लस में एक और कंसर्न है इसके साथ में, एक मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ये है कि भाई हम ये चीजें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा कंसर्न है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी तो वेस्ट होगा, कौन सा, बैटरीज वाला, उसको कैसे सॉर्ट किया जाएगा, पहला क्वेश्चन ये है। प्लस में एक और चैलेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में, पर्सन मान के चलिए उसको यूज करना शुरू कर दें, लेकिन क्या हमारे पास में सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है बैटरीज को चार्ज करने के लिए, स्वैपेबल बैटरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब है या नहीं। तो आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में बहुत सारी हैं, और हम इसको अच्छे से अगर यूटिलाइज करें तो हमें बहुत पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। अगर देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, अगर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना शुरू करेंगे तो कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, कितना जॉब क्रिएशन हो सकता है, रिसाइकलिंग के अंदर में कितनी बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है, बहुत बड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन साथ में हमें कॉशियस रहना पड़ेगा कि हम जल्दीबाजी के चक्कर में, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम जो उसकी क्वालिटी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि अगर हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो सेंटिमेंट्स को क्या करेगा, हर्ट करेगा। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर के सेंटिमेंट, कंज्यूमर के सेंटिमेंट ही डिमांड क्रिएट करते हैं, कंज्यूमर के सेंटिमेंट ही डिमांड को ठप कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बड़ी एक मार्केट है फ्यूचर के अंदर में, लोग विलिंग हैं, लोग खरीदना चाहते हैं, बशर्ते कॉस्ट, क्वालिटी, दो चीजें, एंड साथ में दूसरी तरफ में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। जब हम बात करते हैं ना कि कोई चीज मिल रही है, कितनी अफोर्डेबल है, कितनी इजीली अवेलेबल है, कितनी एक्सेसिबल है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां लैग करती हैं, सर्विस। आपने खरीद ली, उसके बाद में वेयर एंड टेयर, कोई परेशानी रही, उसको आप सर्विस कितनी अच्छी फैसिलिटी है, आफ्टर सेल सर्विस आपकी क्या है, ये भी, तो इन सब चीजों में भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसीलिए आप देखेंगे नीति आयोग लगातार काम कर रहा है, शून्य, जीरो पॉल्यूशन मोबिलिटी,
इज ए कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट फेसिंग कैंपेन है। किसके द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया, जहां पर आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिशनल व्हीकल से आप धीरे धीरे किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, अवेयरनेस फैलाकर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट चैप्टर अगर पढ़े हम, मिटिगेटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आप कह लीजिए। अब आप सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है। अब ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन क्यों होता है? क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। अब जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो किस लिए बर्न करते हैं? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। अब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के कारण में सबसे बड़ा क्या होता है? ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इस समय पर सबसे बड़ा क्या है? एनवायरमेंटल थ्रेट है। तो कैसे इसको कम किया जाए? और इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें, जैसे आप कार्बन को कम करना चाहते हैं। अब देखिए सारे इनिशिएटिव एक साथ लीजिए। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इवन आपने देखिए इंडस्ट्रीज को आपने कहा कि भाई साहब आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना शुरू करिए, ये भी इसी के अंदर में आएगा। आप किसानों को कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करिए, आप ये भी इसी के अंदर में आएगा। आप कह रहे हैं जो डेवलपमेंट सेक्टर है, जहां पर भी एनर्जी की नीड है, वहां पर भी हम क्या करेंगे? क्लीन एनर्जी का यूज करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में आप क्लीन एनर्जी का यूज करेंगे। आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर में सोलर वगैरह इन सबको लेकर आए, जिससे क्या हो, इनके अंदर में हम आगे बढ़े। तो यानी कि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड, अब एक और चीज देखिए, आप फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये कॉन्सेप्ट दिया। तो हम वर्ल्ड के अंदर में क्लाइमेट चेंज में एक लीडर के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसी की कड़ी में सारे के सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के अंदर। जो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो 60% क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर में। तो अगर मान के चलिए एनर्जी कंजम्पशन के बिहेवियर में अगर चेंज आ जाए तो अपने आप में क्या हो जाएगा? अपने आप में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो जाएगा। एंड दोस्त, मानिए चाहे ना मानिए, ग्रीन हाउस गैसेस और उसके कारण में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके नेगेटिव इंपैक्ट अब धीरे धीरे दिखने शुरू हो चुके हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना, हीट वेव्स का आना, फ्लैश फ्लड होना, सूखा पड़ना, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होना, जब बारिश नहीं होती थी तब बारिश होना, 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ना, इतनी गर्म फरवरी दिल्ली के अंदर में हो जाना। तो ये सब चीजें क्या है? क्लाइमेट चेंज ही है। तो एनर्जी सेक्टर की तरफ में अगर देखा जाए, चाहे डेवलपिंग नेशन हो चाहे डेवलप नेशन हो, वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है कि आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। एंड ऑलरेडी हमने इसके ऊपर में डिस्कस किया कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में क्या है, उसका फ़ायदा क्या है कि क्लीन एनर्जी है, और बड़े सारे देशों के अंदर में इसके ऊपर में एडवांसमेंट शुरू हो चुका है। भारत भी इसमें बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा क्या करेगा? हेल्प करेगा हमारे लॉन्ग टर्म जो कमिटमेंट है। जैसे आप देखेंगे ना, हमने बहुत सारे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किए हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है। जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हमने सबमिट करी है यूएनएफसीसी के अंदर में, जिसके अंदर एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। हमने कहा ये एक और चीज़ कहा, क्या हमने यही सब बोला है वहां पे कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? नेट जीरो पॉलिसी। एक और चीज याद रखिए, 2070 का हमारा टारगेट है कि हम नेट जीरो एमिशन की तरफ जाएंगे, यानी कि हम जितना एमिशन हमारी इकोनॉमी में होगा उतना ज्यादा हम क्या करेंगे? एब्जॉर्व कर लेंगे नेचुरली। ठीक है, तो हम क्या करें? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन हमने लॉन्च किया, हमने न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हो प्राइवेट की जगह पर। ठीक है, प्लस में क्या करेंगे? हम क्लाइमेट फाइनेंस करेंगे, प्लस में हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट कवर को लगातार इंक्रीज करेंगे। ये सब हमने क्या किया है? लॉन्ग लेवल पर, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंदर में हमने क्या किए? कमिटमेंट करी है। तो प्लीज याद रखिएगा, नो डाउट इसको अगर आप इन शॉर्ट करें, एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, एंड इसको मिटिगेट करने के लिए हम बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने ऑलरेडी शुरू किए हैं, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कार्बन एमिशन है एज ए नेशन कम हो, जिससे हम वर्ल्ड के अंदर में क्या करें? लीड कर सके। अब देखिए इतनी सारी चीजें, बातें बड़ी अच्छी अच्छी हो गई हैं, लेकिन जब तक पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो लोगों के अंदर में अवेयरनेस होना रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात तो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीदेंगे नहीं तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे पुश होगा? एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं कई बार आपको बोलता हूं कि एनर्जी की डिमांड को ऐसे भी किया जा सकता है ह्यूमन के बिहेवियर के अंदर में चेंज लाके। जैसे
एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री रखा जाए तो एनर्जी की डिमांड कम होगी। जब घर को आप बना रहे हैं तो उसको इस तरीके से बनाया जाए जो एनर्जी एफिशिएंट हो। किस रंग का पेंट यूज किया जाए, क्या घर के अंदर में वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने रखा, क्या सोलर पैनल, ये सब किससे आएगा? बिहेवियर। आप जो कंज्यूम कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पहन रहे हो, उसका एनवायरनमेंट पे कैसा असर पड़ रहा है? क्या आप प्लास्टिक को लेकर चल रहे हो या आप जूट का बैग लेकर चल रहे हो? आपका लाइफस्टाइल कैसा है? इसीलिए तो कॉन्सेप्ट दिया गया ना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो उसके अंदर में अगर देखेंगे, आप किसी भी प्रकार से आप जा रहे हैं, आप कुछ भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जब तक आप उसको मास लेवल पर नहीं लेकर जाएंगे तब तक आप उस चीज को नहीं अचीव कर सकते। और जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाह रहे हो तो आपको मास लेवल पर पब्लिक को क्या करना पड़ेगा? अवेयर करना पड़ेगा, उसके बेनिफिट्स को ऊपर समझना पड़ेगा। ये कई सारी जगह पर क्या है, मतलब लोगों को लगता है, कई जगह पर होता है जैसे कि भाई अगर ये वाली चीज से हम कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो उससे ज्यादा एफिशिएंसी होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। तो ये लोगों के पास में अवेयरनेस फैलनी चाहिए। जैसे कुकिंग, कई लोग कहते हैं कि भैया कुकिंग के अंदर में ये चीज यूज करी, इससे क्या होगा? नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, तो अवेयरनेस फैलाना। तो अगर एनर्जी सर्विसेज देखा जाए तो एसेंशियल है सोसाइटी के अंदर में, हर हिस्से में इंसान के हर काम आते हैं, जैसे लाइट के रूप में, कुकिंग के रूप में, स्पेस कंफर्ट के रूप में, मोबिलिटी, कम्युनिकेशन, हर जगह पर। तो वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, साथ में लोगों का अवेयर होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल 1850 से शुरू हुआ ग्लोबली अगर देखा जाए, और एनर्जी सप्लाई का डोमिनेटिंग एक हिस्सा बन चुका है, जिसके कारण में क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है। अगर देखा जाए 2019 के अंदर में तो 34% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कहां से हो रहा है? जो फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है। ठीक है, तो कैसे हम आगे बढ़े? अब जैसे आप देखिएगा, एजेंडा 2030 क्या कहता है? पाथ टू एंड द एक्सट्रीम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी को खत्म करना, इनजस्टिस को खत्म करना एंड प्रोटेक्ट करना द प्लेनेट को। तो प्रोटेक्ट को जब करना है, किसको? प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके अंदर में रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है। प्लस में दोस्त, हम कई बार मिस कर जाते हैं, इनइक्वालिटी सिर्फ पैसे की नहीं होती, एनर्जी की भी इनइक्वालिटी। किसी के पास में 24/7 एनर्जी है, किसी के पास में 24/7 के छोड़िए 5 मिनट के लिए उसके पास में एनर्जी का एक्सेस नहीं है। तो एक्सेसिबल एनर्जी बनाना ग्लोबल लेवल पर, ये भी चीज करना, अफोर्डेबल बनाना, रिलायबल बनाना, सस्टेनेबल बनाना, और आपकी मॉडर्न जो नीड है, जो डिमांड है, उसको फुलफिल करना, ये सब कुछ इसी के अंदर में आ जाता है। क्या? सब कुछ इसी के अंदर। जैसे आप देखिए 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? रिन्यूएबल एनर्जी जो है कंट्रीब्यूट करता है 10.7% ऑफ इंडियाज पावर जनरेशन। जिसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है क्या? कोल, फॉलोड बाय, मतलब कोयले के बाद में हमारे देश के अंदर में क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? 10.7% पावर जनरेशन में आ रहा है। तो यानी कि लोग अब धीरे धीरे, अब जैसे मैंने कई सारे किसानों को जानता हूं मैं, जो क्या है, ग्रीन एनर्जी की तरफ में खुद जाना चाह रहे हैं। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद अपना क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा कि मास लेवल पर जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में मास लेवल पर नहीं जा पाएंगे। एंड मास लेवल पर जाना, ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो पब्लिक अवेयरनेस क्या है कि आपको क्या करना है? पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, उनके कंसर्न क्या हैं, और उसके बाद में क्या करना? उनके साथ में मिलकर स्टेक होल्डर उनको बनाकर उनके सपोर्ट को लेकर क्या करना? इश्यूज को सॉल्व करना। तो कई सारी स्टडीज बताती हैं कि जैसे अगर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनिकेशन हो, उनको अगर नॉलेज आ जाए, तो जो टास्क आप 40 साल में अचीव करना चाहते हैं उसको आप मान के चलिए 10 साल में आप अचीव कर लेंगे। तो पब्लिक अवेयरनेस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। और अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हो तो पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयर होना, ठीक है, कि कितने लोग इन्फॉर्म्ड हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जिसके कारण में क्या है, वो वेरियस फैक्टर, मीडिया कवरेज, इन सब चीज़ों से क्या हो सकते हैं? इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमने काफ़ी समय से शुरू किया इसके बारे में। इसीलिए हमने क्या किया, 1982 के अंदर में एक डिपार्टमेंट बनाया, क्या? डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंदर में। फिर इसका 1992 के अंदर डिपार्टमेंट को हमने अपग्रेड कर दिया, किसके अंदर में? सेपरेट मिनिस्ट्री के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के अंदर में। फिर उसका रीनेम कर दिया हमने, किसके? मनरेगा के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि गवर्नमेंट के लेवल पर भी हम क्या है, प्रोएक्टिवली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साथ ही अपने को किसके अंदर में, अगर मास लेवल पर अगर इसका लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो और ज़्यादा हमें क्या है, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा अगर देखा जाए ट्रांजिशन टू क्लीन, इसके अंदर में जो पूरी बात की गई है
अब देखिए पूरे सेशन के अंदर में हम बात कर रहे हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एनर्जी की नीड है वो क्लीन एनर्जी की तरफ में होना चाहिए। अगर देखा जाए वर्ल्ड के अंदर में आप थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं एनर्जी के अंदर में, और आप अगर देखा जाए आप कोयले का यूज़ कर रहे हैं, ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड बायोमास का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोयले की जो डोमिनेंस है एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक है, उसको कम करना। अगर देखा जाए 2000 के अंदर में, सन 2000 में कोल से हम 33% ऑफ इंडिया की प्राइमरी एनर्जी की नीड को फुल करते थे। आज के समय में देखा जाए 44% की एनर्जी की डिमांड को फुल कर रहे हैं। तो कैसे धीरे धीरे क्या करना है, अपने को ट्रांजिशन करना, और ट्रांजिशन सिर्फ दोस्त एक ही फेज में नहीं करना, पूरे नेशन को अपने को करना है, यानी कि क्लीन एनर्जी की तरफ में अपने को पूरे नेशन को जाना। और इसके अंदर में हर एक सेक्टर, छोटा सेक्टर, जैसे आप देखिए एमएसएमई सेक्टर की आप बात करते हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, बहुत बड़ा जॉब प्रोवाइडर सेक्टर है। वहां पर भी अगर हमें कई सारे सेक्टर में आप जाएंगे, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो कैसे उसकी तरफ में जाएंगे। जैसे आप सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ जाएं, तो सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। स्टील इंडस्ट्री में जाएं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो आपको हर सेक्टर के अंदर, पोल्ट्री में चले जाएं, एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाएं, आपको क्या करना है, आप खेती में चले जाएं, एग्रीकल्चर फील्ड जिसके अंदर आप राइस का कल्टीवेशन में चले जाएं। अब जैसे राइस की कल्टीवेशन से हमें पता चल गया कि भाई इसके अंदर में वाटर सबसे ज्यादा यूज होता है, प्लस में इससे मीथेन गैस का भी एमिशन होता है। तो क्या हम उसका कोई ऑल्टरनेट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से आप उसको चेंज कर दें, नहीं, क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव हम देख सकते हैं क्या। तो जैसा आप देखते हैं ये कहा जा रहा है कि राउंड द क्लॉक अगर आपको पावर सप्लाई करनी है तो अपने को सोलर पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। विंड हो गया। अब देखिए सोलर एनर्जी की तरफ में लोग जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, सोलर पैनल चाहिए। अभी तक सोलर पैनल मैक्सिमम बनते इंडिया में भी थे एंड बनते कहां पर हैं, चाइना में भी, लेकिन जो चाइना वाले सोलर पैनल है उनकी कॉस्ट कम रहती थी। तो हम एक तरफ अगर कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि डोमेस्टिक लेवल पर उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोलर एनर्जी की तरफ में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली मूव करते जाएं एंड सोलर पैनल की कॉस्ट चाइना वाले की इतनी कम रहे कि उन्हीं को बेनिफिट मिले, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट ना मिले। ये भी चीज देखेंगे। इसलिए आप देखेंगे हमने क्या क्या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू करी कि भाई सोलर पैनल का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज किया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ग्लोबल एनर्जी सेक्टर के अंदर में हम लीड करना चाहते हैं। हम फोटोवोल्टिक सेल के मैन्युफैक्चर के रूप में वर्ल्ड के अंदर में ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। और मैं ये चीज़ आपको काफ़ी समय से बता रहा हूँ कि हम एक स्फीयर ढूंढ रहे थे, चाहते थे कि हम वर्ल्ड के अंदर में किसी एक स्फीयर में कैसे लीड कर सकें। हर आप सभी देखते हैं, कोई सिक्योरिटी में, कोई इंटेलिजेंस में, हर तरीके से, कोई अपने बाहुबल के रूप में, हर तरीके से। तो इंडिया कई बार ये कहा जाता है कल्चरल लेवल पर हम लीड कर सकते हैं, लेकिन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इसने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया है जहां पर हम वो कहते हैं ना, एक टर्म यूज किया, आंख में आंख डालकर हम बात कर सकते हैं और प्लस में वर्ल्ड को हम लीड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और जो पावर सिस्टम है धीरे धीरे वो और ज़्यादा ग्रो करेगा। और अगर मान के चलिए हम इलेक्ट्रिक जनरेशन या हमारी पावर कंजप्शन को क्लीन करने में आगे गए तो हम वर्ल्ड के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रख सकते हैं कि भाई आप ये देखिए कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी, इतने लोगों की जनसंख्या होने के बाद भी हम अपने एमिशन को कम कर रहे हैं। और यहीं से चीज़ क्या आती है, वो जो कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं ना, सर्वधर्म संभाव, फिर उसके बाद हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, वाला कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ ऑलरेडी नोट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें हैं। एक और है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग रूरल वुमेन। अब देखिए एक और चीज कनेक्ट करिए कि रूरल इकोनॉमी के अंदर में वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर मान के चलिए आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं रूरल एरिया में, तो वो क्या करता है, रूरल जो वुमेन है उनकी लाइफ को चेंज कर रहा है। जैसे आप देखें, एनर्जी की अवेलेबिलिटी डिसाइड करती है कि आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहेगी। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि पहले का टाइम एक ऐसा था जहां पर हर एक महिला को काफ़ी ज़्यादा समय एनर्जी के लिए या फिर फ्यूल के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों में, इवन उनको बनाते समय, कुकिंग करते समय बाहर काफ़ी समय लग जाता था, तो उनका टाइम तो वेस्ट होता था, प्लस में क्या होता था, उनकी हेल्थ के ऊपर में भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते थे। तो रूरल एरिया में देखिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या कर सकता है, एनर्जी अवेलेबिलिटी को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है।
ठीक है, अनकनेक्टेड एरिया जहां पर ग्रिड कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वायर नहीं पहुंचे हैं, खंबे नहीं पहुंचे हैं, वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। प्लस में आप रिन्यूएबल एनर्जी अगर लेकर जाएंगे तो जॉब क्रिएशन भी तो होगी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप क्या होंगे, अवेयर होंगे। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं थी, अब इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप क्या करेंगे, अगर प्रोग्राम कोई देख रहे हैं तो आप अवेयर हो रहे हैं, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव क्या करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, वो क्या है, विमेन का के लिए क्या है, बहुत बड़े बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो अगर आप देखें मैसिव अपॉर्चुनिटी को देखें तो देखते हुए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है मनरेगा के अंदर में ही, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया क्या, सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, किसके अंदर में, सोलर एनर्जी सेक्टर के अंदर में। और इसमें स्पेशल एम्फेसाइज किया गया किसके ऊपर में, विमेन के ऊपर में। ठीक है, अब वर्क फ्लो इंटरप्शंस, इसके कारण में क्या होता है, मान के चलिए अब एक और चीज देखिए कि एनर्जी सप्लाई हर घर में चाहिए। अब हर घर में अगर एनर्जी सप्लाई इंक्रीज होती है जिससे बिजनेसेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, विमेन का नॉन फार्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। ज्यादातर महिलाएं, पहले का टाइम ऐसा था कि खेती इन्हीं में एंगेज रहती थी, अगर आप वहां पर एनर्जी सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर में भी इंक्रीज होगा उनका एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी जॉब प्रोवाइडिंग, जॉब टेकिंग, दोनों चीजें इंक्रीज होंगी। प्लस में क्या होगा, स्किल ट्रेनिंग सेशंस क्रिएट होते हैं जिससे वो नए जॉब क्रिएट कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अफोर्डेबल चीज़ों की तरफ जा सकते हैं सारे। जैसे आप देखेंगे एक वुमेन लेड इनिशिएटिव है हरियाली ग्रीन, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट एंड मनरेगा के द्वारा, जिसका एम क्या है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को और क्या करना है, लाइवलीहुड को, अपॉर्चुनिटीज को क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है हर घर में, कहाँ तक, रूरल इंडिया में। और एम क्या है, 100 ग्रीन विलेजेस क्रिएट करने हैं 2025 तक। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हैं अगर रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब एक और चीज कनेक्ट करिए, रूरल एरिया की हम बात करते हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं आपने कभी, आप जानकर हैरान रहेंगे 2021 की एक स्टडी कहती है कि 64% हेल्थ फैसिलिटी जो हेल्थ केयर सेंटर हैं वहां पर आपको लैक है किसका, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आप एक और चीज देखिए, जो क्या करता है, रोकता है विमेन को सेफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेने से। एजुकेशन में अगर आप बात करें, जब मैं बात करता हूं, हम कोविड के दौरान की बात करते हैं, एग्जांपल लीजिए आप, कोविड के दौरान में बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन, कई सेक्टर ऐसे थे जहां नहीं पहुंच पाए ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये आप ये सोचिए कि हम 2022 में, 2023 में, 2021 इन सब की बात कर रहे हैं, हम बहुत पुराने समय की बात नहीं, 1990s की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं तो अभी भी कई सेक्टर ऐसे थे, एरिया ऐसे थे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था। तो वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या किया है, बहुत बड़ा हेल्प पहुंचाया है। और बार बार आपको कह रहा हूं, जो क्लीन एनर्जी अगर आपको एक्सेस मिलता है वो क्या करता है, एजुकेशन में भी आपको हेल्प करता है, प्लस में हेल्थ में भी आपको हेल्प करता है। क्योंकि क्लीन एनर्जी से क्या होगा, मान के चलिए आप अपना ज्यादातर समय फ्यूल को कलेक्ट करने में रखते थे, क्योंकि जेंडर बेस्ड डिवीजन होता था हाउस होल्ड वर्क का, जिसके कारण वो फ्यूल को कलेक्ट करने में उनका काफी समय चला जाता, काफी दूर दूर तक जाते थे। अब उसके अंदर में टाइम जा रहा है, अब टाइम जा रहा है तो यानी कि और चीजों के अंदर में नहीं कर पाएंगे। रूरल एरिया के अंदर में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 5 से 8 घंटे कुकिंग में लगते थे, एंड 20% ऑफ दिस टाइम यूज्ड इन सिक्योरिंग फ्यूल अलोन। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और फर्दर इसके कारण में एक और क्या है, जो फ्यूल यहां से जलता था उसके कारण में हेल्थ प्रॉब्लम भी होती थी, सांस लेने की दिक्कत भी होती थी। WHO की तरफ से देखा जाए तो 5 लाख लोगों की ईयरली क्या हो रही है, डेथ हो रही थी इंडिया के अंदर में, अनक्लीन कुकिंग फ्यूल के कारण में। ये बहुत बड़े कंसर्न है दोस्त, ये सारे के सारे क्या है, कंसर्न है। तो अगर मान के चलिए आप क्लीन एक्सेस देते हैं एनर्जी का, कॉन्टिन्यूस एक्सेस देते हैं, रिलायबल एक्सेस देते हैं, तो क्या करेगा, वो जो बजट मतलब क्या नाम है, कहते हैं ना, जो बर्डन है विमेन के ऊपर में उसको कम करेगा। और उसके कारण में क्या होगा, वो अपना टाइम यूज कर सकते हैं किसके अंदर में, एजुकेशन के अंदर में, स्किल अपग्रेडेशन में, और साथ में उनकी हेल्थ में भी क्या हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्लियर। और आप देखें कितने माइल से कितने केजी के क्या ना फ्यूल को लेकर महिला आती थी, तो आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा उनको हेल्प मिल सकती है। चैप्टर 8 में अगर देखा जाए तो मतलब आप समझ रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को हमने कहाँ कहाँ देखा। सबसे पहले बात तो हमने अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी से क्या क्या अपॉर्चुनिटी अपने को मिलती है।
दूसरा हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या हो सकता है, विमेन को क्या क्या हेल्प मिल सकती है, रूरल एरिया में क्या क्या हेल्प हो सकती है, आप अगर सेक्टर्स की बात करें उसके अंदर में, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें उसके अंदर में, जॉब क्रिएशन में उसमें, एंड लास्ट टॉपिक जो आपका है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, हमने क्या किया, एक मिशन लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके तहत में हमने, और उसके बाद बजट में भी इसको अनाउंस किया, जिसके तहत में हमने टारगेट लिया है, क्या टारगेट लिया है कि हमें हमारे देश के अंदर में एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हर साल हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, आप वाटर को ब्रेक करिए, ग्रीन क्यों वर्ड लगा उसके पीछे रीजन है। आप जब वाटर को ब्रेक करते हैं H2O को, तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या है, एनर्जी चाहिए होती है, तभी ब्रेक करोगे तभी हाइड्रोजन निकलता है। अब उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती थी, ज्यादातर क्या होती थी, कोयले का यूज किया जाता था, कोल का। अब ये ग्रीन कहां से रहेगा, कोयले से तो एमिशन ऑलरेडी हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम निकाली और ये मिशन लॉन्च किया, जहां पर हमने कहा कि हमें ग्लोबल हब बनना है वर्ल्ड के अंदर में 2030 तक। किसके अंदर में, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के अंदर में। जो ये प्रोसेस है H2O को ब्रेक करना, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इस प्रोसेस के अंदर में अब जो एनर्जी हमें चाहिए वो कहां से आनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आनी चाहिए, जिससे बिल्कुल भी एमिशन ना हो। तब जाके समझा जाएगा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है। और अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसके कारण में 6 लाख जॉब क्रिएट होंगी, 6 लाख जॉब क्रिएट होंगी इसके अंदर में, ठीक है। और तो ये बहुत बड़ी एक, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। लेकिन इसके अंदर में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक और चीज देखिए, आप हाइड्रोजन का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में उसकी डिमांड भी क्रिएट होनी चाहिए। और डिमांड कैसे क्रिएट होगी, जब उसकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ही अपने आप में इतना महंगा होता है कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के बाद में जो उसकी सेलिंग कॉस्ट होती है वही बहुत ज्यादा होती है। तो उसको कम करना, ये भी क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज अराउंड 500 पर केजी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है इसको रिड्यूस करने के अंदर में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप क्या करें, 40 to 50% क्या करें, कम करें, जिससे हम क्या करें, वर्ल्ड के अंदर में एक्सपोर्टर बने। क्या बने, एक्सपोर्टर बने। इंडिया ने टारगेट क्या लिया, एनुअल प्रोडक्शन 25 मिलियन टन का, कब तक, 2047 तक, 2047 तक। इसको रिवाइज भी किया जा सकता है, डिमांड क्रिएट हो गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिया हमने, तो ये नंबर रिवाइज हो सकता है। लेकिन आपको सोचिए, पॉलिसी के लेवल पर हमने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसके कारण में हम वर्ल्ड के अंदर में क्या बनना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पर इसके नेट एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। अगर आपके आज के समय देखिए तो प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग अ रोड मैप फॉर बिकमिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी विच वुड रिक्वायर्ड 15 ट्रिलियन एंड अनदर 15 ट्रिलियन टू मीट द मिडिल टर्म ग्रोथ। तो इसके लिए पैसा कितना ज्यादा चाहिए, और पैसा इतना ज्यादा चाहिए, इसके लिए क्या है, प्राइवेट एंटिटीज के भी हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये भी एक क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आज वाले सेशन को आप सभी ने एंजॉय किया होगा, और प्लीज इसके रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक A4 शीट लीजिएगा एंड उसमें ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, चाहे 2 शीट ले लीजिए। ये आपको ट्रस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके मेंस एग्जाम में, ठीक है। प्रीलिम्स में जो छोटे मोटे टॉपिक है उनसे तो आ ही सकता है, लेकिन मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू था। अब जो नेक्स्ट मंथ का है वो आपको पता है बजट से रिलेटेड है, तो उसको भी हम करेंगे, योजनाएं कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 का बैच हमारा शुरू हो चुका है। इसका एडमिशन 31 मार्च को क्लोज होने वाला है, तो आपको देर नहीं करना है, इसको आज ही एक्सेस करना है। प्लस में NCERT का बैच हमारा लॉन्च होने वाला है 30 मार्च से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 100 डेज में आपकी NCERT कंप्लीट होगी। ये आपका प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2025 के लिए बैच लॉन्च किया गया, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। बट ये याद रखिएगा, आपको कोड क्या यूज करना है, PRT लाइव। कौन सा कोड यूज करना है आप सभी को, PRT लाइव यूज करना है हर जगह पर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगले मैं ऐसे और कई सारे सेशंस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।